ये एक संविधान के इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर देखें। प्रश्न 121। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश की संवैधानिक प्रणाली से ली गई है? विकल्प हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। सही उत्तर है सी ब्रिटेन। विधि का शासन का सिद्धांत ब्रिटिश विधिवेत्ता A.V. डाइसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से अपनाया गया है। इसका मूल अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है और सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता विधि के शासन का मूल आधार है। इसके 3 मुख्य तत्व हैं: कानून की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समता और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता। प्रश्न 122। लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को परिभाषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। सही उत्तर है सी संसद। संविधान में लाभ का पद वाक्यांश का उपयोग तो किया गया है, जैसे अनुच्छेद 102 और 191 में, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ये तय करने का अधिकार कि कौन सा पद लाभ का पद है और कौन सा नहीं, संसद और राज्य विधान मंडलों को कानून बनाकर दिया गया है। न्यायालय केवल उन कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं। कोई भी सांसद या विधायक ऐसा कोई पद धारण नहीं कर सकता जिसे लाभ का पद माना जाता हो, अन्यथा उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसका उद्देश्य विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखना है। प्रश्न 123। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सी J.B. कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू संघ से संबंधित प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे, जिनमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति शामिल थीं। ये समितियां केंद्र सरकार की शक्तियों और संरचना को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थीं। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 124। भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? विकल्प हैं ए 299, बी 284, सी 389, डी 292। सही उत्तर है बी 284। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया तो उस दिन संविधान सभा में उपस्थित 299 सदस्यों में से कुल 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने स्वतंत्र भारत के भाग्य को एक कानूनी दस्तावेज में अंकित किया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या मूल रूप से 389 थी, लेकिन देश के विभाजन के बाद ये घटकर 299 रह गई थी। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षर किए। प्रश्न 125। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP और मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के बीच मुख्य अंतर है? विकल्प हैं ए मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि DPSP सकारात्मक है, बी DPSP वाद योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, सी मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं जबकि DPSP सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन उनमें कुछ बुनियादी अंतर हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए नकारात्मक, जबकि डीपीएसपी राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं, इसलिए सकारात्मक। सबसे बड़ा अंतर ये है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, वाद योग्य, जबकि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, तो डीपीएसपी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है। डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा जाता है, जो शासन के लिए मूलभूत हैं। प्रश्न 126, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 77, डी अनुच्छेद 78। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के 3 प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन करता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो संघ के प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को दें, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करें और किसी मंत्री के निर्णय को, जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति के कहने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व से संबंधित है। प्रश्न 127, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? विकल्प है ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। सही उत्तर है बी 15%। पहले मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था, जिससे बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद बनने लगी थी। इस पर रोक लगाने के लिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यही प्रावधान राज्यों के लिए भी किया गया है, जहां मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। प्रश्न 128, संसद में स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प है किसी मंत्री से जानकारी प्राप्त करना, बी सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, सी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करना, डी बजट प्रस्तावों में कटौती करना। सही उत्तर है सी, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करना। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी गंभीर मामले, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना, दंगा या गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करना है। ये एक तरह से सरकार के खिलाफ निंदा का भी एक रूप है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। प्रश्न 129, लोकसभा का विघटन डिसोल्यूशन कौन कर सकता है? विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिपरिषद। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है। सामान्यतः राष्ट्रपति ये कार्य प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। विघटन का अर्थ है कि लोकसभा का जीवनकाल समाप्त हो गया है और अब नए चुनाव कराए जाएंगे। विघटन और स्थगन में अंतर है। स्थगन केवल सदन की बैठक को कुछ समय के लिए निलंबित करता है, जबकि विघटन से सदन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन कभी नहीं होता। प्रश्न 130, अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324।
सही उत्तर है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक हित में एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आवश्यक है तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और विवादों को सुलझाना है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? विकल्प हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25। संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। सही उत्तर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। न्यायालय ने ये भी शर्त रखी है कि इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। प्रश्न 132। पंथ निरपेक्षता की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प हैं भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य धर्म से पूरी तरह अलग है, भारत में राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करता है, भारत में धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सही उत्तर है भारत में राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करता है। पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा नकारात्मक है, जहां धर्म और राज्य एक दूसरे के मामलों से पूरी तरह अलग रहते हैं। इसकी विपरीत भारत की अवधारणा सकारात्मक है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहते हुए उनका समान रूप से आदर करता है और आवश्यकता पड़ने पर सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा और संरक्षण भी दे सकता है। एसआर बॉम्बई वाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था। भारतीय राज्य धार्मिक सुधारों के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे 3 तलाक पर प्रतिबंध। प्रश्न 136। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किसके चुनाव में होता है? विकल्प हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यह एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसका उद्देश्य छोटे समूहों को भी प्रतिनिधित्व देना है। भारत में इस जटिल मतदान प्रणाली का उपयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव में किया जाता है। इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में वोट देते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली पर आधारित होते हैं, जो इससे बिल्कुल अलग है। भारत की आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके अधीन होती है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद। सही उत्तर है राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद को एक आकस्मिकता निधि स्थापित करने का अधिकार देता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इसका उपयोग किसी अप्रत्याशित या तत्काल आवश्यकता जैसे बाढ़ या भूकंप को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद की मंजूरी का इंतजार नहीं किया जा सकता। बाद में संसद से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है। यह निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा धारित की जाती है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन आकस्मिकता निधि से अग्रिम पैसा राष्ट्रपति की अनुमति से किया जा सकता है। प्रश्न 135। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए महाभियोग इम्पीचमेंट, बी निष्कासन रिमूवल, सी त्यागपत्र रेजिग्नेशन, डी निलंबन सस्पेंशन।
सही उत्तर है बी, निष्कासन, रिमूवल। हालांकि व्यवहार में इसे अक्सर महाभियोग कह दिया जाता है, लेकिन संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए निष्कासन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है और सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही शुरू की जा सकती है। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। आज तक भारत में कोई भी न्यायाधीश इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। प्रश्न 136। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? विकल्प हैं ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, बी, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, सी, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, डी, भारत का निर्वाचन आयोग ECI। सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, UPSC अनुच्छेद 315 और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संवैधानिक निकाय हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना संविधान के तहत नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाए गए एक कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक। ये एक कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव निकाय है जिसकी स्थापना सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग CIC और केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC भी सांविधिक निकाय के उदाहरण हैं। प्रश्न 137। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशंस का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? विकल्प हैं ए, दूसरी अनुसूची, बी, तीसरी अनुसूची, सी, चौथी अनुसूची, डी, पांचवी अनुसूची। सही उत्तर है बी, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदधारकों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ के मंत्री, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश CAG, राज्य के मंत्री, विधायक और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन, भत्ते और विशेष अधिकारों का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वर्णन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए, मित्रतापूर्ण व्यवहार, बी, राजा प्रजा का संबंध, सी, भाईचारे की भावना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श दो महत्वपूर्ण बातों को सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका उद्देश्य धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सभी भारतीय नागरिकों के बीच भाईचारे और अपनापन की एक साझी भावना को बढ़ावा देना है। बंधुत्व की ये अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से प्रेरित है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी भारत में बंधुत्व की भावना को मजबूत करता है। 139 वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 112। दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। बजट को राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 140 भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? विकल्प हैं ए, भारत का मुख्य कानूनी अधिकारी, बी, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, सी, एक संवैधानिक पद, डी, महान्यायवादी के अधीन एक कानूनी अधिकारी।
सही उत्तर है डी, महान्यायवादी के अधीन एक कानूनी अधिकारी। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जो महान्यायवादी की सहायता करता है। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि महान्यायवादी अनुच्छेद 76 का पद एक संवैधानिक पद है, जबकि सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी हैं, जिन्हें कानून के माध्यम से बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। वो विभिन्न अदालतों में भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। प्रश्न 141। भारतीय संविधान के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना क्या है? विकल्प हैं ए, एक मौलिक अधिकार, बी, एक मौलिक कर्तव्य, सी, एक राज्य का नीति निदेशक तत्व, डी, प्रस्तावना का एक आदर्श। सही उत्तर है बी, एक मौलिक कर्तव्य। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को तार्किक और प्रगतिशील सोच अपनाने, अंधविश्वासों से दूर रहने और ज्ञान तथा सुधार की निरंतर खोज के लिए प्रेरित करना है, ताकि एक आधुनिक और विकसित समाज का निर्माण हो सके। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न 142। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं ए, अनुच्छेद 343, बी, अनुच्छेद 345, सी, अनुच्छेद 348, डी, अनुच्छेद 351। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 एक यह प्रावधान कर है कि जब तक संसद कानून द्वारा कोई और व्यवस्था न करे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। ये न्याय की एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य की किसी अन्य राजभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, लेकिन निर्णय, डिक्री और आदेश अंग्रेजी में ही होंगे। संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी विधेयकों और अधिनियमों का प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी में ही होगा। प्रश्न 143। पॉकेट वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं? विकल्प हैं ए, 14 दिन, बी, 6 महीने, सी, 1 वर्ष, डी, अनिश्चित काल के लिए। सही उत्तर है डी, अनिश्चित काल के लिए। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो संविधान उन्हें निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता है। इसलिए राष्ट्रपति उस विधेयक पर न तो अपनी सहमति देते हैं, न ही उसे अस्वीकृत करते हैं और न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में यानी अपनी मेज पर लंबित रख लेते हैं। इसी शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ये शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर विधेयक को लौटाना होता है। प्रश्न 144। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या है? विकल्प हैं ए, प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, बी, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य, सी, राज्य का नीति निदेशक तत्व, डी, एक सामान्य कानूनी कर्तव्य। सही उत्तर है बी, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये कर्तव्य देश के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है।
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का अनादर करना एक दंडनीय अपराध है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए एक याद दिलाना है कि अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ दायित्व भी होते हैं। प्रश्न 145। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? विकल्प हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, भारत का निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है ब, राज्य सरकार। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। इसी के तहत किसी पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। हालांकि इन चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। प्रश्न 146। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? विकल्प है 1950, 1952, 1957, 1959। सही उत्तर है ब, 1952। व्याख्या: पंचायती राज की पृष्ठभूमि में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हालांकि ये कार्यक्रम जनता की भागीदारी हासिल करने में असफल रहा, जिसकी वजह से बाद में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इस कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 1953 में शुरू किया गया था। इसकी असफलता का मुख्य कारण इसे नौकरशाही पर अत्यधिक निर्भर बनाना और स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल न करना था। प्रश्न 147। संविधान के किन भागों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? विकल्प है मौलिक अधिकारों में संशोधन, नए राज्यों का निर्माण, संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। सही उत्तर है स, संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान। ये संविधान में संशोधन की सबसे कठोर प्रक्रिया है। इसका उपयोग उन प्रावधानों में संशोधन के लिए किया जाता है जो केंद्र राज्य संबंधों और देश के संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उस संशोधन का अनुसमर्थन या रैटिफिकेशन भी आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय हैं राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 54-55, केंद्र और राज्यों के कार्यकारी और विधायी शक्तियों का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, 7वीं अनुसूची और स्वयं अनुच्छेद 368। जीएसटी को लागू करने वाला 101वां संशोधन इसी प्रक्रिया के तहत किया गया था। प्रश्न 148। विनियोग विधेयक का क्या अर्थ है? विकल्प है सरकार द्वारा नए कर लगाने का प्रस्ताव, बजट में की गई मांगों को पूरा करने के लिए कानूनी अधिकार, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति, उपरोक्त बी और सी दोनों। सही उत्तर है द, उपरोक्त बी और सी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद द्वारा कानून पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता। बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांगों पर मतदान के बाद उन सभी खर्चों को एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे विनियोग विधेयक कहते हैं। इसके पारित होने के बाद ही सरकार को खर्च करने के लिए कानूनी अधिकार मिलता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है और इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो इसे सरकार की हार माना जाता है और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। प्रश्न 149। लेखानुदान क्या होता है? विकल्प है बजट पारित होने से पहले अग्रिम अनुदान, किसी अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए अनुदान, किसी नई सेवा के लिए अनुदान, बजट में निर्धारित राशि से अधिक खर्च के लिए अनुदान। सही उत्तर है अ, बजट पारित होने से पहले अग्रिम अनुदान। बजट पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया में काफी समय लगता है, जो आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल की शुरुआत के बाद तक चलती है।
इस बीच सरकार की सामान्य कामकाज जैसे कर्मचारियों का वेतन आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसी खर्च को पूरा करने के लिए संसद अनुच्छेद 116 के तहत बजट प्रक्रिया पूरी होने तक के लिए एक अग्रिम राशि स्वीकृत करती है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। लेखानुदान सामान्यतः 2 महीने की अवधि के लिए कुल बजट अनुमान के छठे हिस्से के बराबर होता है। ये केवल व्यय पक्ष से संबंधित होता है, इसमें करों में कोई परिवर्तन शामिल नहीं होता है। प्रश्न 150, प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? विकल्प है 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन। सही उत्तर है ब 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 14A और 2 अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए। अनुच्छेद 323A संसद को ये अधिकार देता है कि वो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों SAT की स्थापना की गई। अनुच्छेद 323B अन्य मामलों जैसे कर, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि के लिए भी न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। प्रश्न 151, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? विकल्प हैं A 52वां संशोधन, B 61वां संशोधन, C 69वां संशोधन, D 74वां संशोधन। सही उत्तर है C 69वां संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। इसका नाम बदलकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT ऑफ दिल्ली कर दिया गया और इसके लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गए। दिल्ली की विधानसभा को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? विकल्प हैं A संसद, B सर्वोच्च न्यायालय, C संविधान, D धर्म। सही उत्तर है C संविधान। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सरकार के सभी अंग यानी विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियां इसी से प्राप्त करते हैं और इसके अधीन कार्य करते हैं। कोई भी इसके ऊपर नहीं है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता अधिक प्रभावी है, जबकि भारत ने दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित किया है। प्रश्न 153, कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं A लॉर्ड वेवल, B सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, C लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या D A.V. अलेक्जेंडर। सही उत्तर है C लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करना। इस मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव थे। इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने भारत का संविधान बनाया। मिशन ने भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया था और एक कमजोर केंद्र वाली त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न 154, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? विकल्प हैं A काला, B समुद्री नीला नेवी ब्लू, C आसमानी नीला, D हरा।
सही उत्तर है बी, समुद्री नीला, नेवी ब्लू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित सफेद पट्टी पर एक नीले रंग का चक्र है जिसे धर्म चक्र कहते हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार इस चक्र का रंग समुद्री नीला यानी नेवी ब्लू है। ये चक्र सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और ये न्याय, गति और प्रगति का प्रतीक है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न 155। जब सदन का कोई सदस्य किसी मंत्री द्वारा दिए गए अपूर्ण या गलत उत्तर से असंतुष्ट होता है तो वह कौन सा प्रस्ताव रखता है? विकल्प हैं ए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बी, निंदा प्रस्ताव, सेंश्योर मोशन, सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, डी, आधे घंटे की बहस, हाफ एन आवर डिस्कशन। सही उत्तर है डी, आधे घंटे की बहस, हाफ एन आवर डिस्कशन। यदि कोई सदस्य महसूस करता है कि प्रश्नकाल के दौरान किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न का उत्तर अधूरा दिया गया है या तथ्यों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है तो वह आधे घंटे की बहस का नोटिस दे सकता है। अध्यक्ष की अनुमति से सप्ताह में 3 दिन बैठक के अंतिम आधे घंटे में इस पर चर्चा की जाती है ताकि मंत्री उस विषय पर विस्तृत जानकारी दे सके। विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई मंत्री जानबूझकर गलत तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का हनन करता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। प्रश्न 156। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और क्यों? जनरल नॉलेज। विकल्प है ए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, बी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, सी, 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में, डी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सही उत्तर है सी, 9 जनवरी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में। प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना है। इस दिवस को मनाने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की थी और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। 2015 से इसे हर 2 साल में एक बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न 157। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प हैं ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 19, सी, अनुच्छेद 21, डी, अनुच्छेद 15। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 21। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दैहिक स्वतंत्रता में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है और इसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। इस निर्णय के बाद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा से केवल विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के तहत ही रोका जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं। इसी निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 के तहत कई अन्य अधिकार जैसे निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को भी मौलिक अधिकार माना गया है। प्रश्न 158। किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? विकल्प हैं ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी, भारत शासन अधिनियम 1919, सी, भारत शासन अधिनियम 1935, डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है बी, भारत शासन अधिनियम 1919।
भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ने पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। हालांकि ये अधिकार सार्वभौमिक नहीं था और केवल संपत्ति कर या शिक्षा की कुछ शर्तों को पूरा करने वाली बहुत सीमित संख्या में महिलाओं को ही दिया गया था। इस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। सार्वभौमिक मतदान, बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के लागू होने के साथ 1950 में प्राप्त हुआ। प्रश्न 159, विधानसभा का सत्रावसान प्रोरोगेशन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? विकल्प है ए. विधानसभा अध्यक्ष, बी. मुख्यमंत्री, सी. राज्यपाल, डी. राज्य का महाधिवक्ता। सही उत्तर है सी. राज्यपाल। जिस प्रकार संसद के सत्र को आहूत समन और सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। सत्रावसान से सत्र समाप्त हो जाता है, जबकि सदन का स्थगन केवल बैठक को निलंबित करता है। विधानसभा का विघटन करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है, जो वह सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष केवल सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं। प्रश्न 160, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? विकल्प हैं ए. पंथ निरपेक्षता, बी. आरक्षण, सी. दल बदल, डी. केंद्र राज्य संबंध। सही उत्तर है बी. आरक्षण। इंदिरा साहनी वाद या मंडल मामला भारत में आरक्षण की नीति पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी लगाईं। न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी मामले में न्यायालय ने क्रीमी लेयर या पिछड़े वर्गों के संपन्न तबके को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।